नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। आज से नौतपा शुरू हो गया है। दोपहर में प्रदेश का पारा 40 के पार हो जाएगा, इसलिए गर्मी से बचने के लिए वोटर सुबह सुबह वोटिंग करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर में मतदान केंद्रों पर वोटर्स के लिए पानी और ORS घोल की व्यवस्था की गई है। यूपी में आज सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में वोटिंग हो रही है। 162 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 2,70,00,000 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। हाई प्रोफाइल सियासी चेहरों के चुनाव पर सबकी नजरें हैं। 9वीं बार सांसद बनने के लिए मेनका गांधी सुल्तानपुर से मैदान में हैं। डुमरियागंज से जगदंबिका पाल 5वीं बार सांसद बनने के चुनाव लड़ रहे हैं। बाहुबली, राजा भैया और धनंजय सिंह के असर वाली सीटों पर भी वोटिंग है। धनंजय सिंह भाजपा के लिए चुनाव कैंपेन करते रहे, जबकि राजा भैया ने सपा को समर्थन दिया है। 2019 में 14 सीटों पर 9 पर भाजपा का कब्जा था। सिर्फ एक सीट आजमगढ़ सपा जीत सकी थी, जबकि बसपा ने 4 सीटें जीती थी। और चलिए, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया। घनश्याम का रुख कर लेते हैं। घनश्याम, क्या कुछ मतदान केंद्रों की तस्वीरें और क्या मतदाता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, लगातार जो है अभी तक अगर बात करें तो 2 घंटे मतदान हो चुके हैं और अभी कुछ ही देर बाद, लगभग 15 से 20 मिनट बाद आंकड़े भी सामने आ जाएंगे कि इन 14 सीटों पे कितनी फीसदी मतदान हुआ है। अभी तक 9 बजे तक के आंकड़े भी लगभग 15-20 मिनट बाद स्क्रूटनी के बाद जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी बात करें तो तमाम जगहों से शिकायतें आई हैं ईवीएम को लेकर के। सबसे पहले प्रयागराज में आया है। प्रयागराज में SS खन्ना गर्ल्स कॉलेज में ईवीएम खराब हो गई। काफी मशक्कत के बाद, लगभग 1.5 घंटे बाद जो है वहां पे ठीक कराया जा सका है। यानी महज आधे घंटे ही हुए हैं वहां पे जो है मतदान शुरू हुए। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम जगहों से शिकायतें आई हैं, जिसमें भदोही में ईवीएम खराबी होने के 3 बूथ है, जिसमें 76, 77, 78 तीनों बूथ पे ईवीएम खराबी होने की समस्या आई है। इसको लेकर के भदोही में इन्हीं बूथों पे समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे एजेंट जो काम करते हैं, एजेंटों पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 76, 77, 78 पे भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ एजेंट है वो वहां के जो मतदाता हैं, वो मतदाताओं को दबाव बना रहे हैं अपने पक्ष पे वोट डालने के लिए। ECI से, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई है। बस्ती में बूथ संख्या 465 पे ईवीएम खराब हुआ है, इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई गई है। फूलपुर में भी ईवीएम 193, 194 में जो ईवीएम खराब होने की सूचना है। सुल्तानपुर में कमोबेश वहां पे सूचना है। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में भी सूचना है। भदोही में भी सूचना है। अंबेडकर नगर में बूथ संख्या 176 की सूचना है कि वहां पे ईवीएम खराब हुआ है। तमाम जगहों पे ईवीएम की खराबी की समस्याएं हुई है, जिसमें 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद वहां पे फिर से मतदान शुरू कर दिया गया है। एक ऐसा जगह है जहां पे मतदान माफ करिएगा, प्रयागराज की एक सीट है जहां पे एक बूथ, वहां पे मतदान अभी भी 2 घंटे बाद तक बताया जा रहा है कि शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि वहां पर भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही देर बाद जो है वहां पे शुरुआत हो जाएगी। अभी आधिकारिक तौर पे वहां पे बयान सामने आना है। तो अगर बात करें तो अभी 2 घंटे की कविता बात करें तो अभी तक पूरे संयमित तरीके से शांति ढंग पूर्वक 2 घंटे तक मतदान शुरू हुआ है। सिर्फ एक शिकायत अभी इन 2 घंटों में हुई है, वो इन भदोही में 76, 77, 78 पे बूथ संख्या पे समाजवादी पार्टी ने वहां पे बूथ एजेंटों पे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वहां पे दबाव बनाया जा रहा है मतदान को लेकर के। इसके अलावा अभी तक इन 14 सीटों पे कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं है। लगातार मतदान यहां पे जारी है। इस घटनाक्रम के अलावा अगर हम बात करें तो भदोही में ज्ञानपुर के बूथ संख्या 348 पे मतदान बाधित करने की बात कही जा रही है और 7:30 बजे तक, तकरीबन 7:30, 8 बजे तक वहां पे जानबूझ करके समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जानबूझ करके मतदान को बाधित किया जा रहा है। तो इस तरीके की भी घटनाएं अभी तक आ रही है। बाकी अगर इन पूरे 14 सीटों पे मतदान शांतिपूर्वक अभी भी लगातार जारी है। कुछ ही देर में आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। कविता, बिल्कुल,
यदि घनश्याम बात करें, छठा चरण जो है इसलिए भी अहम है क्योंकि अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की परीक्षा है। बिल्कुल, वो लगातार चुनाव के पहले से पीडीए का नारा देते रहे। हालांकि उनका साफ तौर पे एक परिभाषा जो सर्वविदित है, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन लगातार वो जब अल्पसंख्यकों के बीच में जाते थे अल्पसंख्यक बोल देते थे। जहां पे प्रबुद्ध सम्मेलन या फिर जो सवर्ण लोगों की बैठक होती थी, ब्राह्मण महासभा की बैठक होती थी, वहां पे उसको ए का मतलब अल्पसंख्यक से अगड़ा कर देते थे। तब तमाम जगहों पे जगह जगह पे वो अपना इस पीडीए का नाम जो है बदलते रहे, लेकिन बावजूद इनका जो इनके मुद्दे रहे, जमीनी मुद्दे रहे, उन मुद्दों पे ये सक्रियता से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक माहौल बनाने में पूरी तरीके से सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो सफलता है वो सीटों में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बेहतर लड़ाई या उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिए हैं इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। इंडी गठबंधन के लोग भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक 14-19 में एक तरफा लड़ाई और एक तरफा मोड में चुनाव लड़ रहे थे, वो इस बार द्विपक्षीय या फिर कहें कि इसमें बहुजन समाज पार्टी ने तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला ला करके खड़ा कर दिया है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा चिंताजनक की बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि अधिकतम अगर 80% अगर देखा जाए तो 75-80% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही है। और अब जो है कुछ खोने के लिए कह सकते हैं ना कि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए पूरे लोकसभा सीटें थी। और ऐसे में उन्होंने लगातार सक्रियता बढ़ाया, उन्होंने अपने दावे वादे बढ़ाए, उन्होंने जनता के बीच में महिलाओं को 8500 रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही। 30 अगस्त तक 1 लाख लोगों को, 3 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। उन्होंने तमाम तरीके की वादा लेकर के लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिए। अब लोगों के बीच में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीडीए के साथ साथ ये जो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात है, नौकरी रोजगार की बात है, और जो पेपर लीक का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐन वक्त पहले काफी तेज उठा था। अब यह कहा गया कि अब जब हमारी सरकार आएगी तो कभी भी इस तरीके की पेपर लीक की सूचनाएं नहीं आएगी, ये हम लोग आश्वस्त करेंगे, और आएगी तो इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि उसके बाद कोई इस तरीके की जहमत और जहालत नहीं करेगा। तो इस तरीके की बातों के अलावा आरक्षण के मुद्दे लेकर के जो इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए सांसद खड़ा कर दी, एक आरक्षण, दूसरा संविधान बचाने की जो मुहिम था, नारा था, यह माफ करिएगा मुहिम नहीं था, संविधान बचाने का नारा है। मुहिम तब हो सकता है कि अगर इस तरीके की कोई वास्तविक बातें जमीन पे आए। तो ये इस नारेबाजी के साथ लगातार जो इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आई 400 सीटें इसलिए ये लोग मांग रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम, आपको रोकूंगे, हमारे साथ इस संपादक, उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर आज मतदान है और बाहुबलियों की प्रतिष्ठा है वो भी दांव पर है। यदि आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के मुकाबले को कैसे देखें, क्योंकि गुड्डू जमाली के कारण जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। देखिए दत्ता जी, खास चरण, क्योंकि पूर्वांचल में 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटों का नुकसान हुआ था, जिसमें से श्रावस्ती सीट हारी है जहां चुनाव हो रहा है, अंबेडकर नगर सीट हारी थी जहां चुनाव हो रहा है, जौनपुर सीट भी हारी थी जहां पे चुनाव हो रहा है। तो मुकाबला इस बार कांटे का है। और जौनपुर में तो लड़ाई बाहरी बनाम स्थानीय की हो गई है। कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे हैं जब शिंदे जी की सरकार थी वहां पर। हालांकि जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वर्षों से जौनपुर से नहीं कोई नाता इनका बहुत खास नहीं रहा है। तो वहीं बापू सिंह कुशवाहा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो भी बांदा के रहने वाले हैं और चुनाव लड़ रहे हैं जौनपुर से। तो बाहरी बनाम स्थानीय, उसी बीच में श्याम सिंह यादव जो बसपा के सांसद रहे हैं स्थानीय मैदान में है। तो यहाँ पे मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो रहा है जी। अब देखना होगा कि मतदाता किसे तवज्जो देता, लेकिन इतना जरूर है जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था वह चुनाव दिनों दिन बदला है। भारतीय जनता पार्टी जब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बाद से लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई दल उत्तर प्रदेश में खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है।
हर सीट पर कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात आजमगढ़ को ले लीजिए। आजमगढ़ में जब 2022 में उपचुनाव हुआ तो दिनेश लाल यादव जो भोजपुरी के स्टार है वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार वहां कांटे का मुकाबला है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव वहां मुकाबले में है, और गुड्डू जमाली जो पिछली बार बसपा के प्रत्याशी थे, 2.25 लाख वोट पाए थे, वह आज समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इतना आसान अब आजमगढ़ सीट भी नहीं रही। इसी तरह से आप डुमरियागंज ले लीजिए। जगदम्बिका पाल कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन 2014 में उन्होंने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी से डुमरियागंज से टिकट लिए और चुनाव जीत गए। 19 में भी चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल के बाहुबली रहे हैं हरिशंकर तिवारी, उनके बेटे कुशल तिवारी को टिकट दे दिया है। और डुमरियागंज में ब्राह्मण और अल्पसंख्यक मतदाता निर्णायक होता है, और इस चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता यानी मुसलमान पूरी तरह से इंडी गठबंधन के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ब्राह्मण मतों में बिखराव दिख रहा है। ऐसे में डुमरियागंज सीट पर भी कांटे की लड़ाई दिख रही है। तो कुल मिलाकर जो यह छठे चरण का चुनाव है कहीं न कहीं चुनौती पैदा कर रहा है। इसी तरह से सुल्तानपुर ले लीजिए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी बड़ा कद की नेता है। मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, हर चुनाव वह जीत जाती है, चाहे पीलीभीत से चुनाव लड़े या सुल्तानपुर से। लेकिन इस बार राम भुवान निषाद समाजवादी पार्टी के उनको चुनौती दे रहे हैं। वहां सुल्तानपुर में निषाद समुदाय के वोट अच्छे खासे संख्या में है, और स्थानीय मुद्दे बहुत चुनाव में इस बार चर्चा में है। कविता जी, हर चुनाव में नेशनल मुद्दे हावी रहते थे। पिछली बार राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी था, लेकिन इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। कहीं पे बिजली की समस्या बताई जा रही है, कहीं पे बाढ़ की समस्या बताई जा रही है, और जो सार्वभौमिक समस्या पे चुनाव हो रहा है वह है महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बदलने का जो नारा समाजवादी पार्टी ने दिया है। चूंकि उत्तर प्रदेश में 9 परीक्षाएं हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं, 7 पेपर लीक हो गए। जो अभ्यर्थी हैं उनकी आय सीमा लगातार बढ़ रही है, वह ओवर एज हो रहे हैं। अगर दोबारा फिर फॉर्म भरने की नौबत आती है तो हो सकता है कई अभ्यर्थी पात्र ही न बचे। तो यह मुद्दा भी बहुत तेजी से उठ रहा है। और कविता क्या आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से युवा बहुत ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं, और सेना में अग्निवीर योजना लागू है, उसका भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर चुनाव किस तरह से मोदी योगी नेशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भुखमरी में मर रहा है और देश में क्या हो रहा है, 370 हमने हटाया, 3 तलाक हमने हटाया, लेकिन मुद्दा कहीं न कहीं आके रोटी कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पे आके टिक गया है, और इंडी गठबंधन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। जी करता है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, यदि देखा जाए तो जैसे जैसे मुकाबला जो है करीब आते जा रहा है, वैसे वैसे जो लड़ाई है और दिलचस्प होती जा रही है। जी बिल्कुल, लड़ाई देखिए, पहला चरण जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था उस समय क्षत्रिय समुदाय नाराज हुआ था। गुजरात के एक मंत्री ने क्षत्रियों के खिलाफ एक बयानबाजी टिप्पणी की थी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह से मैनेज किया और चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन चुनाव का तीसरा चरण आते आते इंडी गठबंधन अपनी पूरी ताकत में सामने आ गया, और उसी बीच रायबरेली और अमेठी में जो टिकट वितरण को लेकर संशय था वो भी क्लियर हो गया था। अब इंडी गठबंधन पूरी मुस्तैदी से योगी और मोदी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। इंडी गठबंधन ने एक सिगुफा छोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आएगी तो दलितों का, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देगी। और इसी पूरी सफाई में भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वह लगातार सफाई दे रहे हैं कि हमने आरक्षण नहीं खत्म किया है। जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, वहां पे ओबीसी के आरक्षण। राघवेंद्र जी, आप बने रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। राघवेंद्र त्रिपाठी जी के पास। राघवेंद्र जी, यदि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, तो ज्यादा जो जोर आजमाइश है वो सभी, यदि इंडी गठबंधन की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, सभी को ज्यादा जोर आजमाइश जो है उत्तर प्रदेश में ही करना पड़ रहा है। देखिए कविता जी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। जो इंडी गठबंधन में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चेहरे हैं अखिलेश यादव, वो भी उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु में रहता है, और उत्तर प्रदेश से तमाम प्रधानमंत्री हुए, चाहे चंद्रशेखर हुए, चाहे बीपी सिंह हुए, इसके अलावा तमाम लोग हुए, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। और जो उत्तर प्रदेश फतह करता, कहीं कहीं जाके दिल्ली में मजबूत स्थिति में हो जाता है, उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है।
मुलायम सिंह यादव जब 2004 में 36 सीटें जीते थे तो दिल्ली में जाके उन्होंने अच्छी खासे ढंग से बार्गेन किया था। केंद्र की सत्ता में उन्होंने अपनी सहभागिता निभाई थी। हालांकि बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन जो चाह रहे थे कर रहे थे। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और इसी नाते सभी दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी, सभी लोग उत्तर प्रदेश में लगातार मंथन कर रहे हैं। बाकी राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है जहां पे लगभग 4 राज्यों की सीटें मिला दी जाए तो उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जो उसकी भरपाई कर देता है। और यही वजह है कि सभी दलों की निगाहें लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात कहता जी, जो बड़ी सीटें हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी 2014 में, 2019 में अच्छी खासी संख्या में चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उस आंकड़े को बचाए रखना उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी बस्ती में हरीश द्विवेदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने इस बार रामप्रसाद चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं पे बसपा ने लौकुश पटेल को मैदान में उतार दिया है। अब रामप्रसाद चौधरी इस बार हरीश द्विवेदी की जो इच्छाएं हैं उन पे लगातार पानी फेर रहे हैं। तमाम दल ऐसे हैं, तमाम जातियां ऐसी हैं जिसमें रोज जोड़ तोड़ की कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा हमारी बात लालगंज हो गई। लालगंज में नीलम सोनकर सांसद रही हैं, उनकी राह लगातार कठिन हो रही है। दरोगा सरोज वहां से इस बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनको लगातार चुनौती दे रही हैं। तो जिस तरह से 2014 और 2019 का चुनाव था उत्तर प्रदेश में, वह समय के साथ बदला। आज पिछले 2 चुनाव में मुख्य विपक्षी भूमिका में सपा और बसपा हुआ करती थी। बहुत खास लड़ाई नहीं हो पाई थी, जाति बंधन टूट गए थे। पुलवामा का मामला था, राष्ट्रवाद चरम पे था, मोदी के एक इमेज वैल्यू थी, उसको लेके चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त उत्तर प्रदेश से कर ली थी। लेकिन इस बार इस पे कहीं कहीं धक्का लगा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगा बुलडोजर बाबा की छवि लेकर जनता के बीच में है। लगातार अपराध का जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में बनता था, पिछले 3 चुनावों से अपराध उत्तर प्रदेश में मुद्दा नहीं बन रहा है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, ये जो महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उनको लेकर जो मुद्दा है वह बना हुआ। और जिस तरह से इंडी गठबंधन ने घेरेबंदी की है, पीडीए का नारा दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस नारे का कार्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं ढूंढ पाई है। और यही वजह है कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाँ, उसका एक बड़ा वर्ग है, लाभार्थी वर्ग है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें से लगभग 18 करोड़ लोगों को किसी न किसी योजना से लाभ मिल रहा है। तो लाभार्थी वर्ग को साधने की लगातार कोशिश हो रही है। चाहे मुफ्त राशन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुफ्त बिजली योजना हो या हर घर नल योजना हो, तो मुफ्त शौचालय योजना हो, इन योजनाओं का जो लाभ मिला है इस वर्ग में कहीं कहीं पीडीए यानी समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन ने सेंध लगाई है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इसका नुकसान होगा क्या राघवेंद्र जी? जिस तरह से आपने बोला कि जो पीडीए का कार्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं खोज पाई, तो क्या इसका नुकसान होगा बीजेपी को? देखिए, जो मतदाता का रुख है उससे तो साफ दिख रहा है कि चुनाव अभी किसी के पक्ष नहीं है, एकदम कांटे की लड़ाई है। जिस सीटों पे हार जीत 10 से 20 हजार के बीच में थी, उन सीटों पे पीडीए ने नजरें गड़ाई हुई हैं। और उत्तर प्रदेश की 30 ऐसी सीटें हैं जो 10,000 से लेकर 35,000 के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो उन सीटों पर अगर वोटों का थोड़ा बहुत भी बिखरा होता है, 1 से 1.5% भी अगर वोट बिखरा होता है, तो तय मानिए कि वह परिणाम बदलने वाला बिखरा होगा। वह फायदा भारतीय जनता पार्टी भी ले सकती है, इंडी गठबंधन भी ले सकती है। अब देखना होगा कि मतदाता किसके साथ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मशक्कत के बाद से अपनी पिच थोड़ी मजबूत कर ली है, क्योंकि बीच में बंगाल के बारे में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब से फैसला आया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उस फैसले का जिक्र अपनी हर सभाओं में कर रहे हैं और पिछड़ों व दलितों के आरक्षण को बचाने की दुहाई दे रहे हैं कि इंडी गठबंधन आएगा तो आरक्षण खत्म करेगा। कर्नाटक का उदाहरण पेश किया जा रहा है कि वहां पे मुसलमानों को 4% आरक्षण ओबीसी में दिया गया है। तो ये सब चीजें हैं, मतदाता उसका अध्ययन कर रहा है। लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है। आज 6ठे चरण का चुनाव है, 1 जून को 7वें चरण का चुनाव हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी अपने संदेश को इतनी जल्दी कैसे पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात। और कविता जी, एक चीज और आपको बता दें, अभी तक इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन कल के बाद से उसके भी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। और मोदी सरकार की, योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो अभी योजनाएं हैं, जो पीओके को भारत में शामिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
उसको भी कहीं कहीं हवा दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कविता जी कि जितना चुनाव आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए दिख रहा था, उतना आसान आज की तिथि में नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी को कांटे के मुकाबले में उलझा दिया है इंडी गठबंधन में। अब मतदाता तय करेंगे कि 4 जून को किसके पक्ष में जाते हैं। इतना जरूर है जो महिलाओं का वोट है वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका दिख रहा है, क्योंकि जो शौचालय योजना था उसका सबसे बड़ा लाभ महिलाएं पाई है, उन्हें त्रासदी से मुक्ति जरूर मिली है। अब देखना होगा कि जो वोट बैंक की लड़ाई है वह किसके हाथ में जाती है और फैसला किसके हाथ में जाता है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार जो मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, तमाम जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो होते हैं, तो क्या लगता है इस बार जो मोदी फैक्टर है वो ज्यादा काम नहीं करेगा इससे पहले जिस तरह से मोदी का जादू चला? क्योंकि मोदी की गारंटी है, मोदी खुद कहते हैं ये। नहीं, मोदी का फैक्टर है। मोदी से तो किसी को नाराजगी बहुत खास नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने लगातार 5 साल वादे पे वादे किए लेकिन उन वादों को धरातल पे नहीं उतारा। अब आप बस्ती का मामला, बस्ती में चीनी मिल लगभग 7 साल से बंद पड़ी है। योगी सरकार बार बार दावा करती है हम किसानों के हिमायती हैं। हरीश द्विवेदी जी सांसद जब 2019 का चुनाव लड़े थे तभी कहते मिल चालू कराएंगे, मिल आज तक नहीं चालू करा पाए। लगभग 70 से 80 किलोमीटर के दायरे के जो किसान हैं उनका गन्ना उत्पादन प्रभावित हो रहा है, उन्हें दूर जाकर चीनी मिलों में अपने गन्ने की आपूर्ति करनी पड़ रही है, जिसमें माल भाड़ा ज्यादा पड़ता है। इसी तरह से सिद्धार्थनगर की बात कर लीजिए, जनता पाल वहां से सांसद हैं, उन्होंने जोगिया उदयपुर और सोपा जो बूढ़ी राप्ती नदी उस पर बांध बनाने का आश्वासन दिया था, बांध आज तक नहीं बन पाया है। तो जो स्थानीय मुद्दे जो लोगों को रोज सुबह शाम प्रभावित कर रहे हैं, उन मुद्दों को मोदी योगी नहीं दूर कर पाएंगे। नाराजगी उनके प्रतिनिधियों से है, मोदी से नाराजगी नहीं है। अगर प्रतिनिधि झूठ बोलता है, वादों को पूरा नहीं कर पाया है, तो उसके लिए जवाबदेही उसी की है। अगर एक बांध बनाने से सैकड़ों गांवों की फसल बर्बाद होने से बच जाती है, अगर ऐसा वादा कोई जनप्रतिनिधि करता नहीं करता है, तो जाहिर है गांव के लोगों को नाराजगी बढ़ेगी। और यही स्थिति फूलपुर की है। फूलपुर में तमाम ऐसे वादे किए गए थे कि वहां पे ताप संयंत्र लगाया जाएगा, वह आज तक काम नहीं आ पाया। जबकि पूर्वांचल में बहुत मजबूत स्थिति में है, तमसा नदी पे वहां पे नहर खुदाई की बात की गई थी, आज तक नहीं हो पाई है। तो स्थानीय मुद्दों का जोड़ योगी मोदी नहीं है, उसका जवाब तो स्थानीय जनप्रतिनिधि को देना पड़ेगा। मोदी तो नेशनल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, 3 तलाक की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, जो भारत के साथ जो विदेशों में बढ़ी है उसकी बात कर रहे हैं, सुलभ शौचालय की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, हर घर नल की बात कर रहे हैं। लेकिन जो वादे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने किए थे, 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उन मुद्दों का तासीर तो क्षेत्र में है, उन मुद्दों की तासीर को तो इंडी गठबंधन हवा दे रहा है। अब देखना होगा कि मतदाता कितने प्रभावित होते हैं, ये तय होता है। लेकिन इतना जरूर है कि जितनी राय आसान दिख रही थी उतनी राय आसान आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक कोर वोट बैंक है। 2019 के चुनाव में लगभग 49% वोट पाई थी भारतीय जनता पार्टी। अब उसमें कितनी गिरावट आएगी, सबकी नजरें इसी पे टिकी हुई। बिल्कुल राघवेंद्र जी, हमारे साथ घनश्याम भी लगातार बने हुए हैं, सुबह से अपडेट दे रहे हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ राघवेंद्र जी। घनश्याम, क्या कुछ अपडेट? आपने बताया था कि ईवीएम जो है, ईवीएम खराब हो गई है, क्या जो ईवीएम है ठीक हुई, और कितना परसेंटेज अभी तक जो मतदान हुआ है बता दीजिए। महज 5 मिनट का वक्त है, 5 मिनट में ही मतदान प्रतिशत आ जाएगा। मैं अभी लगातार वही चेक कर रहा हूं कि 9:30 तक इस बार पहली बार अप्रोक्सीमेटली ट्रेंड अवेलेबल होगा चुनाव आयोग की तरफ से। तो महज 5 मिनट में मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कितने प्रतिशत हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए पिछले कुछ 5वें चरण की बात करें तो 5वें चरण में 9 बजे तक 11.67% और माफ करिएगा, चौथे चरण में 11.67% और 5वें चरण में बढ़कर के 12.89% मतदान हुआ था। यानी चौथे चरण की अपेक्षा 5वें चरण में 1.25% ज्यादा मतदान हुआ था। उम्मीद है कि इस बार का बहुत ज्यादा जगहों पे ईवीएम खराबी नहीं हुई, मतदान बहिष्कार की खबरें नहीं सामने आई और किसी तरीके की कोई अनहोनी सामने नहीं आई। तो उम्मीद है कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा होगा। अभी महज 5-6 मिनट में जो ट्रेंड है वो अवेलेबल हो जाएगा, जो हम अपने दर्शकों को इजी टू अवेलेबल करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर बात करें तो एक बड़ा आरोप लगाया है आजमगढ़ से
धर्मेंद्र यादव ने, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों को वोट डालने से रोका जा रहा है, इस तरीके की कवायद की जा रही है। उन्होंने प्रशासन पे भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ एजेंट हैं, जो वहां पे काम कर रहे हैं, उन लोगों पे आरोप लगाया है। अब तक का अगर बात करें तो पिछले 2.5 घंटे से जो मतदान चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अब तक का ये सबसे बड़ा आरोप है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। आजमगढ़ में यह पहला आरोप लगा हुआ है। हालांकि उनका कहना है कि आरक्षण बचाने, संविधान बचाने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जितने भी मतदान दिख रहे हैं, जितने भी मतदान अभी तक हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए मतदान हो रहे हैं। और 4 जून को एक थी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो नारा बुलंद किया है, उसको जो है चरितार्थ सबसे पहले आजमगढ़ की सीट से की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जगहों से अच्छी तस्वीरें भी आ रही है। बग्गी पे बैठ करके बहुत बुजुर्ग महिला अंबेडकर नगर में वोट डालने के लिए पहुंची है और उसका वहां पे जो जिलाधिकारी हैं, जो मतदान कर्मी हैं, उन लोगों ने वहां पे फूल माला डाल करके उनका स्वागत कर रहे हैं। इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आ रही है। इसके अलावा वो उसकी उम्र 116 वर्ष है। उस महिला का लोगों ने तिलक किया, तिलक करके उनका आरती उतारी और जो वहां पे अधिकारी थे उन्होंने उनका सम्मान करते हुए। बिल्कुल घनश्याम, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। राघवेंद्र जी आप भी बने रहेगा और घनश्याम आप भी छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी के पास। राघवेंद्र जी, घनश्याम बता रहे थे कि कई जगह जो ईवीएम है वो खराब हो गए हैं, मतदाता जो है, गर्मी बहुत पड़ रही है और आज से नौतपा की भी शुरुआत हो गई है, मतदाता जो है सुबह सुबह निकल रहे हैं वोट देने। घनश्याम कुछ बोल रहे हैं राघवेंद्र जी, घनश्याम कुछ बोल रहे हैं जी, घनश्याम बोलिए। देखिए कविता, वोट प्रतिशत आ गया है 12.33% मतदान हुआ है 9 बजे तक, यानी पिछली बार से 0.30% अभी कम हुआ है। पिछली बार 9 बजे तक 12.69% तक हुआ था। इस बार 9 बजे तक अगर बात करें तो 12.33% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 14.61% हुआ है। सबसे कम बात करें तो इलाहाबाद सीट से हुआ है, 9.37% ही मतदान अभी तक वहां पे हो पाया है। अगर हम विस्तृत बात करें तो विस्तृत में इलाहाबाद में 9.37% के साथ सबसे कम, अंबेडकर नगर में 14.61% के साथ सबसे ज्यादा, आजमगढ़ में भी 14.17%, बस्ती में 14.26%, भदोही में 12.84%, डुमरियागंज में 13.38% मतदान 9 बजे तक हुआ है। जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर में 12.91% मतदान 9 बजे तक हुआ है। लालगंज सीट पे 10.95%, यहां पर भी बहुत बेहतर स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। मछली शहर हालांकि बढ़ते हुए 13.33%, फूलपुर में माफ करिएगा, फूलपुर में सबसे कम मतदान हुआ है 7.45%। सबसे कम अगर कहीं मतदान हुआ है तो वो फूलपुर है, 7.45% ही मतदान 9 बजे तक हो पाया है। और फूलपुर बड़ा ऐतिहासिक सीट होता है। इस सीट से सबसे पहली बार जो है इस देश के पहले राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू ने यहां से चुनाव लड़े थे। अगर इसके बात करें फूलपुर से, प्रतापगढ़ से बात करें, 12.89% प्रतापगढ़ में मतदान हुआ। संत कबीर नगर में 12.73% हुआ है। श्रावस्ती से 9.95%, सुल्तानपुर से 14.1% मतदान हुआ है। तो सबसे कम अगर बात करें तो फूलपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। तो एक बेहद कम मतदान हमको लगता है कि ये इस बार अगर अन्य सीटों की बात करें तो फूलपुर अगर 10% भी रहता तो अब तक का सबसे बेहद बेहतरीन जो है मतदान प्रतिशत निकल करके आता इस छठे चरण में। लेकिन सिर्फ अगर बात करें तो श्रावस्ती और फूलपुर में बेहद कम मतदान होने के चलते जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो 12.33% ही मतदान अभी तक हो पाया है। जी कविता, बिल्कुल। राघवेंद्र जी के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी, जो घनश्याम है वो वोटिंग परसेंटेज है वो बताए थे सबसे जो कम है फूलपुर की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि सबसे कम वोटिंग जो फूलपुर में हुई? देखिए तमाम होती है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह रही है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुनाव लड़े थे, लगातार 3 बार चुनाव जीते थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे
और फूलपुर वर्तमान समय में भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केशव मौर्य उसी जिले से आते हैं और उन्हीं जगहों पे पिछले चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था। और फूलपुर में इस बार उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि वहां पे ओबीसी जातियां ज्यादा संख्या में है, उनकी तादाद ज्यादा है, लेकिन मतदान प्रतिशत अभी 9 बजा है, आगे चल के क्या होता है। और सबसे बड़ी बात है जो शहरी इलाके हैं वहां तो मतदान प्रतिशत हमेशा से कम होता रहा है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, बनारस हो, लेकिन फूलपुर हमेशा वोट परसेंटेज के मामले में अव्वल रहता था। इस बार इन वजहों से पीछे है, इसका थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फूलपुर में इतनी ताकत लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वहां जो दलित वोटर है वही सारा दारो मदार है उनके ऊपर हार जीत का। और वहां पे प्रवीण पटेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, इनके बीच में कांटे का मुकाबला है। और सबसे बड़ी बात जो पीडीएम बनाया ओवैसी के साथ मिलकर पल्लवी पटेल ने नया गठबंधन तैयार किया, पीडीएम पिछड़ा दलित मुसलमान का, उनका भी कार्य क्षेत्र फूलपुर इलाका है, वह फूलपुर इलाके से ही आती हैं। तो ऐसे में तीनों जो बड़े लोग हैं इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। अगर मतदान प्रतिशत गिरता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दिक्कतें तीनों दलों की होंगी, क्योंकि अब तक देखा गया है जब मतदान प्रतिशत गिरता है तो अक्सर सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। लेकिन पिछले 2 चुनाव में मतदान प्रतिशत 14 के मुकाबले 19 में भी मतदान प्रतिशत थोड़ा गिरा था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अब देखना होगा कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की क्या कवायद कर रहे हैं। लेकिन निर्वाचन आयोग लगातार कोशिशें करता रहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए, प्रभात फेरी निकाला, घर घर दस्तक उनके बीएलओ ने दिया, पर्ची पहुंचाया, लोगों से अपील की, स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली, जनता से अपील की, हर पार्क में होल्डिंग बैनर लगाया गया ताकि जो मॉर्निंग वॉक वाले लोग आते हैं उनको देखे, मतदान के प्रेरित हो। लेकिन जब छुट्टी के दिनों में सैटरडे संडे, एक तो जब मतदान होता तो वैसे ही अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो कुछ लोग उसको अवकाश की मुद्रा में चले जाते हैं, छुट्टी की मुद्रा में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं रोजगार की तलाश में, उनका वोट तो वोटर लिस्ट में शो होता है, लेकिन पता चला कि हरियाणा, पंजाब या गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं और अपना आधार इस नाते नंबर नहीं चेंज करवाते, अपना पता नहीं चेंज करवाते, तो उनको गांव में तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। अगर वहां पे नाम चेंज कराए तो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ उनके परिवार के लोगों को कम मिलने लगेगा, एक यूनिट कम हो जाएगा। तो कई वजहें हैं कि लोग अपना नाम नहीं चेंज कराते, बाहर नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है यह लड़ाई बहुत तगड़ी हो रही है अंबेडकर नगर में। जो सबसे बड़ी बात है कि अंबेडकर नगर में जो रितेश पांडे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा से चुनाव लड़कर सांसद बने और यह बसपा का गढ़ रहा है और बसपा यहां से मायावती भी सांसद रह चुकी हैं। इस बार इन्होंने पाला बदला और बीजेपी से मैदान में है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी लालजी वर्मा को वहां पे खड़ा कर दिया है। वहां पे एक एक वोट के लिए मारा मारी है। ब्राह्मण बिरादरी तो निश्चित तौर पर रितेश पांडे के साथ है। गैर यादव जितने भी ओबीसी जातियां हैं, पिछली बार उन्होंने गठबंधन को वोट किया था, चूंकि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था तो सारी ओबीसी जातियां उधर जुट हुई थी। अब देखना होगा कि चुनाव किस करवट जाता, लेकिन इतना जरूर है कविता जी, चुनाव में एक एक वोट के लिए मार हो रही है। जिस तरह से मोदी ने प्रचार किया, मोदी कई लोकसभा क्षेत्रों में गए, योगी लगातार एक लोकसभा क्षेत्र में 2 से 3 बार जा चुके हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय नेता चाहे जेपी नड्डा हो या धर्मेंद्र प्रधान हो या पीयूष गोयल हो या अमित शाह हो, लगातार उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। और कविता आपको बता दें, अभी सूचना आई है प्रतापगढ़ में मुकाबला रोचक है। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने संगम लाल को दोबारा टिकट दिया है और समाजवादी पार्टी ने एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पे राजा भैया का मुद्दा गर्म हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों अपना दल की नेता है, गठबंधन की नेता है, एनडीए गठबंधन की अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को लेकर टिप्पणी की थी। उसके बाद से उनके समर्थक कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ सीट है वहां सपा भाजपा की तो लड़ाई है ही, वहां पे राजा भैया भी एक फैक्टर बनकर उभरे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती दे रहे हैं। और यहाँ तक कि संगम लाल गुप्ता है वह घूम यही कह रहे हैं कि हम ओबीसी जात से आते हैं, तेली बिरादरी से आते हैं, इस नाते ऊंची जातियों को लेकर मेरा विरोध कर रहे हैं। तो चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी।
और सीधे चलेंगे ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, यदि देखा जाए तो 14 सीटों के बारे में जो राघवेंद्र जी हैं वो बता रहे थे कि किस तरह का मुकाबला है। यदि अंबेडकर नगर की बात करें, अंबेडकर नगर में कितना उत्साह है मतदाताओं में? कविता जी, अभी जैसा कि निशांत जी ने बताया कि 14.61% मतदान अंबेडकर नगर में हो गया है। और यह जिस तरह से टेम्परेचर है, जिस तरह से गर्मी है, इस गर्मी और उमस के बीच में अंबेडकर नगर के लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और यह आंकड़े बता रहे हैं, एक उत्साह देखा जा रहा है। वैसे अगर प्रत्याशियों की बात किया जाए तो दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे और वहीं समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा। रितेश पांडे जहां निवर्तमान सांसद हैं, वह अपने सीट को बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ लालजी वर्मा जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। उनके बारे में हम आपको बता दें कि 6 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और यह संजोग ही कहा जाएगा कि रितेश पांडे और लालजी वर्मा दोनों लोग बहुजन समाज पार्टी में एक साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने अभी 1 महीना पहले ही रितेश पांडे ने भाजपा का दामन थामा और उनको सौगात में यहाँ का टिकट मिला। वहीं दूसरी तरफ 2021 में लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी का दामन थामा, उनको 2022 में जहां विधानसभा का टिकट दिया गया और जीत उन्होंने हासिल किया, वही जब सांसद सीट के लिए उन्होंने मांग किया तो वह भी दिया गया और उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। सब मिलाकर के दोनों प्रत्याशियों के बीच जहां कड़ी टक्कर देखी जा रही है, एक वोट के लिए मारामारी देखी जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अंबेडकर नगर में दलित फैक्टर, दलित वोट की संख्या सबसे ज्यादा है। मायावती बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह से ग्लैमर डाउन हो रहा है, दलित वोटर अपने आप को दोराहे पर खड़ा हुआ देख रहा है। अब इन दलित वोटर को हथियाने के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी अपने योजनाओं की बात कह के इनको लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा के योजनाओं का काट करके और जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के दलित वोट को हथियाने की कोशिश कर रही है। सब मिलाकर के दलित वोट पर ही सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से वोट प्रतिशत अंबेडकर नगर में बढ़ रहा है, चारों तरफ लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। आप देख रहे हैं कि जनपद मुख्यालय का ये मॉडल बूथ है, बीएन इंटर कॉलेज, जहां पर अंदर काफी भीड़ देखी जा रही है, एक उत्साह देखा जा रहा है। बाहर निकल रहे मतदाताओं से यदि आप ज्ञानेंद्र बात कर पाए तो बात भी कर लीजिए। जी बिल्कुल, मतदाता वोट देकर, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहीं पर हुआ है। जी जी जी, आपने वोट दिया? आपने दिया? अच्छा, आप देने जा, आप वोट देकर के आ रहे हैं? नहीं, वोट दिया आप लोगों ने कि नहीं? वोट नहीं दिया ज्ञानेंद्र? वोट देने जा रहे हैं लोग। अभी जैसे ही वोटर बाहर निकलते हैं, हम देखिए एक वोटर बाहर निकल रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको एक बार फिर कहना चाहते हैं कि अंबेडकर नगर जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है और इस अंबेडकर नगर जिले का सृजन भी मायावती ने किया था 1995 में। उसके बाद लगातार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के ही सांसद रहते हैं, चाहे रितेश पांडे निवर्तमान सांसद जो है वो भी बसपा के ही थे। इसके पहले 2009 की बात किया जाए, 2014 में केवल भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सांसद सीट को हथिया पाई थी। किसी भी पार्टी का दाल गलते हुए नजर अंबेडकर नगर में नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का यहाँ पर प्रदर्शन देखा गया, 5 के 5 विधानसभा सीट पर काबिज हुई, उसके बाद से सपाइयों का उत्साह काफी बढ़ गया और वह उत्साह इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि 5 के 5 सीट हासिल करने के बाद अब उनकी नजरें इस लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। इसी को देखते हुए जहां एक तरफ इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जो स्टार प्रचारक, उनका यहां पर आमद रफ्त हुआ, उन्होंने एक बड़े चुनावी सभा को संबोधित किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। सब मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट काफी अहम मानी जा रही है। जैसे ही वोटर बाहर निकलते हैं, आपने वोट दिया? हाँ, एक देखिए दादाजी हैं, इन्होंने वोट दिया। हम जानना चाहेंगे कि जब आप वोट दे रहे थे तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके आपने वोट दिया? विकास या जातिवाद? ये विकास का है,
विकास तो हो रहा क्या है। जो वर्तमान सरकार है आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं? खुश हाँ। क्या कुछ अम्बेडकर नगर के लिए किया वर्तमान सरकार ने कि उसको देख करके आप वोट करना चाहते हैं? नहीं किया कुछ नहीं, अभी तक करेंगे हम आगे जाकर के। अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात किया जाए, राम मंदिर निर्माण की बात की जाए, धारा 370 हटाने की बात कुछ किया उन्होंने, किया बहुत कुछ किया, राम मंदिर किया, धारा 365 किया, 3 तलाक किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। आप स्थानीय मुद्दों को अहम देते हैं या राष्ट्रीय मुद्दों को इस चुनाव में? राष्ट्रीय मुद्दों को अहम देते हैं। आप देख सकती हैं कि ये सीनियर सिटीजन है और काफी अनुभव लेकर के आज वोट दिए हैं और इनका कहना है कि स्थानीय मुद्दे तो निपटते रहते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दे जो इस सरकार ने किया है, धारा 370 का जिक्र राम मंदिर का इन्होंने किया, वह मुद्दे इनके जहन में रहा है और उसको दिमाग में रखते हुए इन्होंने ईवीएम का बटन दबाया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोट देकर के निकल रही, हम उनसे उनका भी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो वोट देते समय माता जी आपने वोट दे दिया, वोट देते समय दिमाग में क्या कुछ रहा कि सरकार ने क्या कुछ किया है कि आपने वोट दिया? कुछ नहीं, वोट दे दिए बस। अच्छा, जैसे विकास को लेकर के आपने वोट दिया कि पार्टी को लेकर के या जाति बिरादरी को लेकर के? आप वोट दे दिए, क्या बताइए। मतदाता बहुत ही क्लीवर है, बहुत चालाक है, आप देख सकती हैं कविता जी, वो कतई मुंह खोलने के लिए नहीं तैयार है कि हम किसको वोट दिए। बहरहाल लेकिन किन मुद्दों पर वोट दिए, इससे भी तमाम मतदाता कतरा रहे हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि स्थानीय मुद्दा उनके जहन में रहा है या राष्ट्रीय मुद्दा जहन में रहा है। और आज ये जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है, आपने वोट दिया, एक बार जरा फिंगर दिए, आपने वोट दिया, किन मुद्दों को लेकर के आपने आज मतदान किया? बेरोजगारी। आप सरकार को कहां पाते हैं रोजगार और बेरोजगार? कई साल हो गया, कोई वांट नहीं, पढ़े लिखे सब मिल रहे हैं। इधर जो जगह भी आई उसका पेपर भी हो गया। हम तो रिटायर आदमी हम, लेकिन देखना है बच्चों को। कविता जी आप देख सकती हैं रिटायर्ड कर्मचारी हैं और बड़ा बिल्कुल बच्चों के भविष्य की चिंता है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत ही धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। घनश्याम आपका भी बहुत धन्यवाद।